हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। चलिए आज एक और पाठ सीखते हैं, पर उससे पहले इन चित्रों पर नज़र डालते हैं। दीपा मलिक, स्टीफन हॉकिंस, सुधा चंद्रन, हेलन केलर, ये सारे वो विख्यात व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने अपंगुलता को कभी अपनी कमज़ोरी नहीं मानी। अपंगुल यानी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के बावजूद इन्होंने वो कर दिखाया जो एक आम इंसान करने से कभी कभार कतराता है। ऐसे ही कई और भी व्यक्ति दुनिया में हैं जिन्होंने अपंगुल होने के बावजूद अनेक क्षेत्र में अपना और अपने देश का नाम रोशन किया। तो आज हम ऐसे ही एक महिला के बारे में जानेंगे जो एक दुर्घटना के बाद अपंगुल होने के बावजूद उसने अपने सपने को पूरा किया, जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं 10वीं कक्षा का ये पाठ, पंगु लंघयिते गिरिम। ये जो पाठ एक सच्ची घटना पर है, सच्ची कहानी है। आइए सबसे पहले पाठ परिचय देखते हैं। यह साहस गाथा एक सत्य घटना पर आधारित, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो साहस गाथा, ये जो ब्रेवरी की कहानी है वो सच्ची है। अरुणिमा सिन्हा ने बचपन से ही संसार के सर्वोच्च शिखर पर विजय प्राप्त करने का सपना संजोया था। तो अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने का सपना बचपन से ही संजोया हुआ था, परंतु एक हादसे में उसे अपनी एक टांग गंवानी पड़ी। लेकिन एक हादसे की वजह से, एक एक्सीडेंट की वजह से, एक दुर्घटना की वजह से उनकी एक टांग उन्हें गंवानी पड़ी, उन्हें खोनी पड़ी। पंगु होते हुए भी उसने हिम्मत नहीं, लेकिन अपंगुल होने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। अपने कृत्रिम पैर पर, अपने लगन, दृढ़ प्रतिज्ञा और अदम साहस के बल पर उसने एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़कर अपना स्वप्न साकार किया। और अपने कृत्रिम पैर यानी डुप्लीकेट पैर के बल मदद से, या अपने कृत्रिम पैर पर उसने अपनी लगन, अपनी इच्छा, अपनी ब्रेवरी और अपने जो है प्रतिज्ञा, अपने शपथ के बलबूते पर उसने एवरेस्ट की चढ़ाई की और अपना सपना पूरा किया। उसके हौसले और विजय की गाथा और उसके हौसले, उनके इस जीत की जो कहानी है, ये हमारे भारतीय युवा पीढ़ी को, हमारे भारत इंडियन यंगस्टर्स को जीवन में हर बाधा का सामना करने की प्रेरणा, जीवन में हर प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए इंस्पिरेशन होगी, प्रेरणा देगी। अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की प्रथम पंगु महिला है। और अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट जीतने वाली, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे पहली पंगु डिसेबल महिला है। प्रत्येक महिला को उस पर गर्व, और हर एक महिला को, एक महिला होने के बावजूद उसने ये कर दिखाया, तो हर महिला को गर्व के लिए, हर महिला के लिए गर्व की बात है, प्राइड की बात है। उसकी यह साहस गाथा पुकार पुकार कह रही है। और उनकी साहस की कहानी कहती है, चाहो तो आसमां को ज़मीन पर उतार लो, चाहो तो आसमां को ज़मीन पर उतार लो, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। मतलब अगर हम ठान लें तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। हम चाहे तो आसमान को भी ज़मीन पर उतार सकते हैं। तो ये था पाठ परिचय। आइए आगे बढ़ते हैं अपने लेसन की ओर, अपने पाठ की ओर, और इसे जानने की कोशिश करते हैं और उस घटना जो उनके साथ घटी थी वो घटना को समझते हैं, देखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। आइए देखते हैं सच्ची घटना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंबेडकर नगर में एक मध्य वर्गीय परिवार में सन 1988 यानी 88 में अरुणिमा सिन्हा का जन्म हुआ। यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है लखनऊ, उसके अंबेडकर नगर में एक मिडिल क्लास परिवार में 1988 को अरुणिमा सिन्हा का जन्म हुआ। उसकी शिक्षा लखनऊ के स्कूल और कॉलेज में, और उनकी शिक्षा वहीं के स्कूल और कॉलेज में हुई। उसे फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलों में विशेष रुचि थी। उन्हें फुटबॉल, वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद भी था। वह वॉलीबॉल की राष्ट्र टीम की सदस्य था। वो वॉलीबॉल की नेशनल टीम की प्लेयर भी थी, नेशनल प्लेयर थी। साथ ही उसने एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी की ट्रेनिंग भी ली थी। कॉलेजेस वगैरह में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है, एनसीसी की, नेशनल कैडेट कॉर्प्स की वगैरह, तो वो उसने ट्रेनिंग भी ली थी। उसे पर्वतारोहण में भी काफ़ी दिलचस्पी थी और उन्हें पर्वतों पर चढ़ना बहुत ही इंटरेस्टेड लगता, बहुत ही दिलचस्पी थी। जब से उसने बर्फ़ से ढकी एवरेस्ट की गगनचुंबी चोटी को देखा था, तो जब से उन्होंने बर्फ़ से ढकी हुई, बर्फ़ से घिरी हुई एवरेस्ट की गगनचुंबी का अर्थ होता है आकाश को छूने वाली, बहुत ऊंची, तो गगनचुंबी चोटी को देखा था। उसके मन में इस चोटी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा जाग उठी। तो जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट देखा था, तभी उन्होंने ठान लिया था मन में कि एक दिन इसकी चढ़ाई वो ज़रूर करेगी। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वहाँ एक दिन एवरेस्ट की चोटी अवश्य फतह करेगी। फतह यानी जीत हासिल करना, एक उर्दू शब्द है। 11 अप्रैल 2011 ईस्वी की
वह भयानक रात है। यानी आज से ठीक 9 साल पहले की ये बात है। 11 अप्रैल का दिन था, 2011 वो साल था, रात का समय था। अरुणिमा को CISF परीक्षा में शामिल होने के लिए लखनऊ से दिल्ली जाना था। तो अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल के दिन CISF एक तरह के कोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एक तरह का जो है काम है। इसमें अगर भर्ती होना है तो उसके लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। एक सिक्योरिटी फोर्स है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे कि कोविड-19 के वक्त आप लोगों ने देखा होगा, जब लॉकडाउन शुरू होता तो कई ऐसे ऑफिस हमें रास्तों पर ऐसे तैनात सैनिक दिखे थे जो CISF के थे, जो मुसीबत के वक्त काम आते हैं। जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है या कहीं कोई इमरजेंसी आती है या कोई ऐसा माहौल बिगड़ जाता है तो उन्हें कंट्रोल के लिए CISF के जवान आते हैं। तो उसमें अगर शामिल होना है तो उसके लिए परीक्षा देनी पड़ती है। तो उसी परीक्षा को देने के लिए अरुणिमा सिन्हा लखनऊ से दिल्ली उन्हें जाना था, वो जा रही थी। तो वहाँ पद्मावती एक्सप्रेस के एक शयन यान में यात्रा कर रही थी। तो पद्मावती एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है। तो उस ट्रेन में वो शयन यान यानी स्लीपर कोच में वो यात्रा कर रही थी, जर्नी कर रही थी। डिब्बे में काफ़ी यात्री थे, तो डिब्बे में अन्य काफ़ी और यात्री भी थे। कुछ सोने की तैयारी कर रहे थे, तो कुछ पुस्तकें या समाचार पत्र पढ़ रहे थे, तो कुछ सो रहे थे। रात का वक्त था, सो रहे थे, कोई नींद नहीं आ रही थी इसलिए कोई किताबें पढ़ रहा था, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। अरुणिमा भी एक पत्रिका के पन्ने पलटते पलटते भविष्य के सुनहरे सपनों में खो गई। तो अरुणिमा सिन्हा भी अपने मैगजीन्स के पन्ने पलटते पलटते अपने सपने सजो रही थी। तभी चैन खींचकर गाड़ी रोक ली गई और कुछ लुटेरे अंदर घुसे। तभी किसी ने चैन खींचा और कुछ लुटेरे, कोई लूटने वाले अंदर घुस आए। तो ये यहाँ पर पता चलता है कि कोई प्लानिंग के साथ यहाँ पर गाड़ी में कोई ऑलरेडी था। जैसे ही ट्रेन एक सुनसान जगह पर पहुँची तो अंदर जो लुटेरे थे उन्होंने चेन खींच ली और तुरंत उस जिस जगह पर ट्रेन रुकी थी वहाँ पर कुछ लुटेरे अंदर घुस आए। उन्होंने यात्रियों की बहुमूल्य वस्तुएं और नकदी लूटना शुरू कर दिया। वो अंदर आते ही उन्होंने उस डिब्बे में, जिस डिब्बे में वो घुसे उस डिब्बे में आते ही उन्होंने लोगों को लूटना शुरू किया। उनके पास जो भी चीज़ें थी वो लूटना शुरू किया। उन्होंने अरुणिमा का बैग और सोने की चेन ली। तो लूटते लूटते जब वो अरुणिमा के पास पहुँचे तो उन्होंने अरुणिमा की बैग भी ली और उसकी सोने की चेन भी लूट ली। उसके प्रतिरोध करने पर, प्रतिरोध का मतलब है विरोध या बाधा या अगेंस्ट करने पर, वे उसे घसीटते हुए रेलगाड़ी के दरवाजे तक ले गया और उसे बाहर धकेल दिया। तो बाकी सब तो डरे हुए थे, लेकिन अरुणिमा सिन्हा एक लड़की होने के बावजूद उसने उन लुटेरों का प्रतिरोध किया, उनके खिलाफ मतलब उनसे लड़ने लगी। जब उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उन लुटेरों ने अरुणिमा सिन्हा को बेदर्दी से रेल घसीटते हुए, खींचते हुए रेलगाड़ी के दरवाजे, जिस डिब्बे के पास डिब्बे में खड़े थे तो उसके दरवाजे तक ले गए और उसके गुस्से से बाहर फेंक दिया। अरुणिमा समांतर बनी दूसरी पटरी पर गिर पड़ी। तभी उसने दूर से दूसरी तरफ आने वाले रेलगाड़ी, जैसे ही वो बाहर जैसे ही उन्होंने ढकेला तो वो ट्रेन के दूसरे पटरी पर जो समांतर, जो पैरेलल जो दूसरी पटरी थी उस पर वो गिरी। जैसे ही गिरी तो अचानक उसने देखा कि एक और एक्सप्रेस ट्रेन उसी की तरफ आ रही। जब तक वो संभलती गाड़ी उसके पैरों से गुजर गई। हाँ, गिरी वो तो तुरंत उठेगी नहीं, मार लगता है तो अपने आप को जब तक वो संभालती तब तक वहाँ से हटती। वक्त नहीं मिला कि एक एक्सप्रेस ट्रेन, ऊपर से रात का वक्त था, एक्सप्रेस ट्रेन उसके पैरों पर गुजर गई। शुक्र है खुदा का कि उनका सिर्फ जो मतलब पैर ही बीच में, अगर वो पूरी तरह से बीच में होती तो शायद उनके ऊपर से भी गुजर जाती। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार उनके साथ हुआ। तो उनके पैरों पर से वो ट्रेन गुजर गई। अरुणिमा पटरी पर लहूलुहान और बेहोशी की अवस्था में, अरुणिमा लहूलुहान खून से लथपथ और बेहोश हुई पटरी पर पड़ी रही। तभी रेलवे सुरक्षा बल के जवान वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पर भगदम मची। तो रेलवे सुरक्षा के जो जवान होते हैं, जो रेलवे सुरक्षा के जो पुलिस होती हैं, वो वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने उसे उठाकर पास के रेलवे अस्पताल में उपचार के लिए पहुँचा दिया। तो वो वहाँ पर आते ही उन्होंने उसे उठाया और पास ही के रेलवे हॉस्पिटल में पहुँचाया। तो सुबह होने तक यह घटना समाचार पत्रों की सुर्खियाँ बनी। अब सुबह होते होते ये न्यूज़ फैल चुकी थी। जंगल में जैसे आग फैलती उस तरह से खबर अब पूरे इलाके में फैल चुकी थी और ये अब तक लखनऊ के न्यूज़पेपर की जो है हेडलाइंस बन चुकी थी। रेल अधिकारियों ने उसे बेहतर उपचार के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कर दिया।
तो रेलवे अधिकारियों ने, रेलवे ऑफिसरों ने उसके अच्छे इलाज के लिए ज़्यादा, क्योंकि रेलवे हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं ठीक तरह से नहीं हुआ, तो उसे और ज़्यादा अच्छे इलाज के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खून बह चुका था, ट्रेन पैरों पर से गुजर चुकी थी, तो खतरा बहुत था। तो उसके अच्छे इलाज के लिए उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में, दिल्ली के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसे आप जानते हैं, जो कि है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहाँ पर एम्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एम्स, तो वहाँ पर उन्हें भेजा गया। उसकी हालत बड़ी नाजुक थी, तो उनकी हालत बहुत बड़ी नाजुक थी, बहुत ही सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में थी। जहर उसके शरीर में फैलने लगा था, और जहर जो है वो उनके पैर कटने की वजह से, अब खून क्लॉट होने की वजह से जहर बन चुका था और उनके शरीर में फैलने लगा था। डॉक्टरों ने उसके परिवारजनों से सलाह मशविरा कर उसका बायां पैर घुटने के नीचे से काट दिया। तो फिर एक ही उपाय था, उनका पैर बायां, लेफ्ट पाँव पर से ट्रेन गई थी तो वो पैर काटना, यही एक इलाज था। तो डॉक्टरों ने उनके परिवार, फैमिली के साथ बातचीत की, परमिशन दी और उनका पैर, बायां पैर घुटने के नीचे से काट दिया। इस पैर में एक स्टील की छड़ बिठा दी और फिर एक रॉड बिठाया गया। कुछ समय बाद इस पर कृत्रिम पैर लगा, कुछ थोड़ी देर बाद उस पर डुप्लीकेट, नकली पैर, बनावटी पैर बिठाया गया। कुछ इसी तरह सुधा चंद्रन की भी कहानी है, उनके साथ भी यही कुछ हुआ था। कुछ उसी तरह की मिलती जुलती ये कहानी है। तो इस कृत्रिम पैर का सारा खर्च और इस जो डुप्लीकेट पैर का जो जितना भी खर्च था, लगभग 25,000 रुपये आया था। तो एक भारतीय उद्योग कंपनी, एक भारतीय की इंडस्ट्रीज़ ने, एक कंपनी ने वो उठाया, वो उन्होंने दिया। तो 4 महीने के उपचार के बाद अरुणिमा की जान तो बच गई, परंतु उसका एवरेस्ट विजय का सपना टूटी माला के मोतियों के समान बिखर गया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन पैर कटने की वजह से उनका जो सपना था पहाड़ पर चढ़ना कोई आसानी बात नहीं, पंगु हालत में कैसे चढ़ेंगे। तो वो सपना जो था एक माला की, जैसे एक माला, हीरों की माला जो है, मोती की माला, एक हार जो था टूटने से मोतियाँ उसकी बिखर जाती हैं, तो उनका सपना भी कुछ इसी तरह बिखर गया था। साधारणतः एक सामान्य व्यक्ति को कृत्रिम पैर पर बैसाखियों के सहारे चलने फिरने में लगभग 2 से 3 वर्षों का समय लग जाता है। हाँ, अगर देखा जाए तो एक सामान्य काम इंसान को डुप्लीकेट पैर पर चलने के लिए, बैसाखियों के सहारे चलने के लिए 2-3 साल लगते हैं एकदम कंफर्टेबल चलने के लिए। लेकिन अरुणिमा न जाने किस मिट्टी की बनी थी, उसने 2-3 दिनों में ही कृत्रिम पैर पर बैसाखियों के सहारे चलना प्रारंभ, लेकिन वो पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी, और उसने 2-3 दिन में ही चलना शुरू कर दिया था। उसने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लिया, उसने अपनी कमज़ोरी को ही ताकत बना लिया और कुछ ही समय में वहाँ चलने फिरने लगा, कुछ समय में चलने फिरने भी लगी। एक बार फिर वहाँ एक मोती चुनकर अपनी एवरेस्ट विजय रूपी आकांक्षा की माला थी। जैसे वो चलने फिर पैर पर बनावटी पैर के सारे चलने लगी, फिर से उसके अंदर जाग उठी अपने सपने को पूरा करने की। तो अपनी एवरेस्ट को विजय रूपी आकांक्षा की जो उसकी माला थी, सपने थे कि वो एवरेस्ट चढ़े, तो उसको फिर से पिरोने लगी, यानी फिर से वो सपना देखने लगी। तो रेल मंत्रालय ने अरुणिमा को रेलवे में हुई थी, तो रेल मंत्रालय ने, रेलवे मिनिस्टर ने अरुणिमा को रेलवे में ही नौकरी भी दे दी। और खेल मंत्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अजय माकन उस वक्त के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, तो उसे 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी। उन्होंने 2 लाख रुपये की मदद करने की घोषणा कर दी और अरुणिमा को भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और युवराज सिंह से विशेष प्रेरणा मिली। उस वक्त अरुणिमा के लिए ऐसे कई इंस्पिरेशंस थे, तो उस वक्त उनके लिए जो रोल मॉडल था, इंस्पायरिंग रोल मॉडल था, वो था युवराज सिंह, क्रिकेट खिलाड़ी, आप सभी इन्हें जानते हैं। और उनसे बहुत सारी प्रेरणा मिली, उनसे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली। क्यों? आइए देखें। क्योंकि उन्होंने भी अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, अपने विल पावर के बल पर, युवराज सिंह ने कैंसर रूपी दैत्य कंस को मार दिया। उस वक्त जो 2011 का वक्त था, वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो युवराज सिंह को कैंसर हुआ, ये डिटेक्ट हुआ था। और उस वक्त कैंसर किसी को होना है कोई मामूली बात नहीं, तो उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, अपना इलाज किया, विल पावर के सहारे उन्होंने कैंसर को हरा दिया, ठीक होकर आए। तो वो उनके लिए इंस्पिरेशन बना, एक इंस्पिरेशन की बात बनी। और भारत की अब तक एवरेस्ट विजेता महिला बचेंद्री पाल ने उसका काफ़ी मनोबल यानी मन की शक्ति बढ़ाना, मनोबल बढ़ाया। तो उस वक्त भारत की जो पहली महिला, इंडियन फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, जो कि है बचेंद्री पाल, तो उनसे काफ़ी मनोबल मिला, उन्होंने उनका काफ़ी मनोबल बढ़ाया, उनकी मदद, अरुणिमा सिन्हा की मदद भी की। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में वहाँ उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में
पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। तो अंडर हर गाइडलाइंस, तो बचेंद्री पाल के गाइडलाइंस में ही उन्होंने काशी में जो नेहरू पर्वतारोहण है, नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसने कई छोटी छोटी चोटियों पर सफलतापूर्वक पर्वतारोहण किया। उसी दौरान उस ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने कई सारी छोटी छोटी पहाड़ों पर इजीली सफलतापूर्वक सक्सेसफुली उन्होंने पर्वतारोहण किया। उसके बाद टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, ये जो कंपनी है, ने अरुणिमा को विशेष रूप से, खास रूप से उन्होंने ज़्यादा उन्हें प्रोत्साहित, किस तरह से, उसे मदद करके, उसका जो भी अलाउंस है या जो भी खर्च है वो देकर उन्हें जो हिम्मत बढ़ाई। तो उन्होंने उसके पर्वतारोहण के उपकरण और प्रशिक्षण का पूरा व्यय वहन किया। तो उन्होंने जो है पर्वतारोहण के उपकरण, जो भी उसे किट्स लगते हैं पर्वतारोहण के लिए, जो भी चीज़ें लगती हैं वो, और उनका जो भी फीस थे, पैसे लगते थे, वो सारा उन्होंने ही उठाया, उन्होंने दिया। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने उनकी मदद की। तो इस तरह से उन्हें काफ़ी कुछ लोगों से मदद मिली और उनका जो सपना था वो पूरा करने की उन्हें हिम्मत आई। तो एवरेस्ट विजय का अरुणिमा का सपना अब मूर्त रूप में, फिर से अब वो सपना देखने लगी। कहावत है ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा करे, अर्थात जो मनुष्य हिम्मत के साथ मुसीबतों का मुकाबला, जो इंसान हिम्मत के साथ मुसीबतों का मुकाबला करता है, ईश्वर अवश्य उसकी मदद, भगवान उसकी मदद करते हैं, ऊपर वाला उसकी मदद ज़रूर करता है। भारत के सबसे कम औसतम उम्र के सदस्यों का एक दल 1 अप्रैल 2013 से एवरेस्ट विजय के अभियान पर जाने वाला था। तो भारत के सबसे कम उम्र वालों का एक दल, एक ग्रुप 1 अप्रैल 2013 में इसी मिशन पर, इस एवरेस्ट के विजय पर जाने वाला, एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए ग्रुप जाने वाला था 1 अप्रैल को। तो बचेंद्री पाल के आग्रह का मतलब है प्रार्थना, तो या रिक्वेस्ट करना। तो बचेंद्री पाल के रिक्वेस्ट पर अरुणिमा को भी इस ग्रुप में, इस अभियान दल का हिस्सा बना दिया गया। अब अरुणिमा के सबसे कठिन परीक्षा का समय, अब अरुणिमा के लिए सबसे कठिन परीक्षा का समय आ चुका था। इस अभियान में पर्वतारोहण के दौरान उसे कई बाधाओं का, और तो इस पर्वतारोहण के दौरान, इस अभियान के दौरान, इस मिशन के दौरान उन्हें कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जैसे कि तापमान 0 से 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता था। बर्फ़ की जगह आप समझ सकते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, तो बिलो 35, -35 के नीचे था। तो उसके कृत्रिम पैर के ऊपर घुटने में सूजन आ जाती, और ऊपर से पैर नकली था, डुप्लीकेट था, चलते वक्त उसमें परेशानी हो जाती। तो चलते चलते उनके घुटने के ऊपर भी सूजन आ जाती, वह सूज जाता। लेकिन कई बार वहाँ से खून भी, और कई बार तो खून भी निकलने लगता। वह हर बार दल के सदस्य घंटों पीछे रह जाते, कई बार तो ग्रुप से कई घंटों पीछे रह जाती थी। लेकिन हिमालय की बेटी को हिमालय जो पार करना था, लेकिन हिमालय की वो बेटी थे, तो उन्हें हिमालय किसी भी हालत में पार करना था। उससे हिम्मत नहीं हारी। तो लगातार 52 यानी 52 दिनों तक विपरीत परिस्थितियों से जूझती हुई, 52 दिनों तक बुरे से बुरे परिस्थितियों से जूझना, जिसका मतलब होता है संघर्ष करना, हुई अरुणिमा 21 मई 2013 के दिन सुबह 10:55 यानी 10:55 मिनट पर अपने दृढ़ निश्चय और अदम्य यानी प्रबल, जिसे दबाया न जा सके, साहस के बल पर अपने कृत्रिम पैर के साथ संसार के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर पहुंचने में कामयाब हो गई। तो इस प्रकार लगातार 52 दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद, या 52 दिनों के बाद उसने 21 मई 2013 को 10:55 को उन्होंने अपना ये सपना पूरा कर दिखाया, और वो माउंट एवरेस्ट या एवरेस्ट की जो पहाड़ी थी उस पर चढ़कर जीत हासिल की। यह एक सुखद संयोग ही था, और एक अच्छा कोइंसिडेंट भी था कि इसी दिन, ठीक 60 वर्ष पहले 29 में, इसी दिन 29 मई को 1953 के दिन सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग ने सर्वप्रथम एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की थी। तो कुछ लगभग 60 साल पहले इसी मई महीने में एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग, ये पहले माउंटेनियर है जिन्होंने पहाड़ की चढ़ाई की थी। तो उसी ठीक 60 साल बाद, उसी दिन, उसी महीने अरुणिमा सिन्हा ने भी ये पहाड़ चढ़ाई की। और आज अरुणिमा सिन्हा को संसार की सर्वप्रथम एवरेस्ट विजेता पंगु महिला होने का श्रेय प्राप्त। इसी वजह से अरुणिमा सिन्हा जो है वो पंगु महिला कैटेगरी में वो पहली
महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई, जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह ने भी अरुणिमा की साहसिक उपलब्धि यानी प्राप्ति, सफलता पर उसे बधाई दी, उन्हें बहुत बधाई दी। अरुणिमा ने उन सब का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस अभियान में सफलता के लिए उनका मनोबल, उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में सबको थैंक यू कहा, उसको प्रशिक्षण दिया और उसकी आर्थिक मदद, जिस किसी ने उसकी मदद की, फाइनेंशियली मदद की या उन्हें ट्रेनिंग दिया या उन्हें हिम्मत बढ़ाई, तो उन सब का थैंक यू कहा। उसने उन लुटेरों के लिए जिन्होंने उस रेलगाड़ी से नीचे धकेला था एक संदेश दिया, और जिन लुटेरों ने उसे रेलगाड़ी से नीचे धकेला था उनके लिए एक मैसेज छोड़ा कि भविष्य में महिलाओं का सम्मान करना सीखें, कि वो महिलाओं का सम्मान करना सीखें। अब वो एक बार फिर एक प्रदूषण हटाओ अभियान दल, तो अब सक्सेस पाने के बाद अब वो प्रदूषण हटाओ अभियान दल पोल्यूशन फ्री एक अभियान लेकर एवरेस्ट शिखर से प्लास्टिक और टीन का कूड़ा कचरा बेस कैंप पर लाना चाहती है ताकि एवरेस्ट प्रदूषण मुक्त। तो एवरेस्ट के इलाके को प्रदूषण मुक्त या जो है वहाँ पर जो भी कचरा कूड़ा पड़ता है उसे हटाकर उसे प्रदूषण मुक्त करने का उसने बीड़ा उठाया हुआ है। उसे पंगु महिला स्वावलंबन केंद्र की स्थापना करने का बीड़ा उठाया, और उसके अलावा उसने एक पंगु महिला स्वावलंबन यानी पंगु महिलाओं को हेल्प करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाने का शुरू किया है, जहाँ इन महिलाओं को सशक्त यानी मजबूत या शक्तिशाली बना सके। वहाँ पंगु महिलाओं को पर्वतारोहण के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। तो जितने भी पंगु महिलाएं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए उन पंगु महिलाओं की हिम्मत देना चाहती है और उन्हें सशक्त बनाकर उन्हें भी पर्वतारोहण करने के लिए इंस्पायर करना चाहती है। तो अरुणिमा सिन्हा ने अपने अदम्य साहस, अपने साहस और निश्चय डिसीजन के बल पर सिद्ध कर दिखाया, प्रूफ कर दिखाया कि पंगु लंघे थे गिरी, यानी पंगु भी पर्वत लांघ सकता है, डिजेबल भी पर्वत चढ़ सकता है, बस ज़रूरत है तो जज्बा होना चाहिए। इस जज्बा जोश या ज़िद्द होना चाहिए, और इस जज्बे को हमारा सलाम है। और आखिर में हम कहते हैं, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो ऊपर को तबीयत से उछाल हो जाए, यानी कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो उम्मीद है ये पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये जो एक इंस्पिरेशनल पार्ट है और इससे आप लोगों ने भी इंस्पिरेशन ज़रूर ली होगी, और आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ इसी तरह कर गुजरने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।